आदाब नादरीन, आज हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम अकॉर्ड क्या है। मशरक़ वस्ती की सियासत बदल देने वाला मायदा। इब्राहिम अकॉर्ड क्या इसराइल और अरब ममालिक की तारीखी दोस्ती या एक नई सियासी चाल है। नाज़रीन, 2020 में दुनिया ने एक ऐसा मंजर देखा जिसे चंद साल पहले तक तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। वो ममालिक जो कई दहाइयों तक इसराइल को अपना दुश्मन करार देते रहे, अचानक इसी इसराइल के साथ हाथ मिला रहे थे। जी हाँ, व्हाइट हाउस के लॉन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के नुमाइंदों ने एक ऐसे मायदे पर दस्तखत किए जिसे इब्राहिम अकॉर्ड का नाम दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये मायदा क्या था, इसे इब्राहिम अकॉर्ड का नाम क्यों दिया गया, ये किसने बनाया, इसके पीछे असल मकासद क्या थे, और सबसे अहम सवाल, क्या ये वाकई अमन मायदा था या मशरिक़ वस्ती की नई सियासी बसात। आइए हक़ाइक़ और आदाद व शुमार की रोशनी में पूरी कहानी समझते हैं। इब्राहिम अकॉर्ड क्या है? दरअसल एक सफारती मायदों का सिलसिला है जिसके तहत कई अरब ममालिक ने पहली मरतबा इसराइल को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया और इसके साथ सफारती तल्लुकात कायम किए। इस मायदे का ऐलान 13 अगस्त 2020 को किया गया, जबकि 25 सितंबर 2020 को व्हाइट हाउस में इस पर दस्तखत हुए। इसे इब्राहिम अकॉर्ड का नाम क्यों दिया गया? ये नाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निस्बत से रखा गया क्योंकि यहूदी मज़हब हज़रत इब्राहिम को अपना बुजुर्ग मानते हैं, ईसाई भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एहतराम करते हैं और इस्लाम में भी हज़रत इब्राहिम को अजीम पैगम्बर और खलीलुल्लाह कहा जाता है। अमेरिका ने यह तासर दिया कि चूंकि तीनों मज़ाहिब की बुनियाद हज़रत इब्राहिम से जुड़ी है, इसलिए इस मायदे को भी इन्हीं के नाम से मंसूब किया जाए। इस मायदे पर सबसे ज़्यादा किसने दस्तखत किए? इब्तदाई तौर पर 3 ममालिक शामिल थे, इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन। बाद में मज़ीद ममालिक भी इस अमल में शामिल हुए, जिनमें सूडान 2020 में और मराकश ये भी 2020 में इस मायदे में शामिल हुआ। यूँ चंद ही माह में 4 अरब ममालिक इसराइल के साथ तल्लुकात कायम करने पर आमादा हो गए। इस मायदे के असल मामार कौन थे? इस मायदे के 3 बड़े अहम किरदार थे। एक, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अमेरिका के सदर थे और उन्होंने इसे अपनी खारजा पॉलिसी की बड़ी कामयाबी करार दिया। 2, जार्ज कुशनर, ट्रंप के दामाद और मशरिक़ वस्ती के ख़ुसूसी मशीर, जिन्होंने कई बरस तक अरब क़यादत और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात कराए। नंबर 3, इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू, उन्होंने इसे इसराइल की सफारती तारीख की बड़ी कामयाबी करार दिया क्योंकि पहली मरतबा अरब ममालिक ने फ़लस्तीन के मसले के हल से पहले ही इसराइल को तस्लीम कर लिया। अमेरिका को इस मायदे की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये बड़ा अहम सवाल है, इस पे बात करते हैं। इस वक्त अमेरिका की 3 बड़ी तरजीहात थी। पहली वजह, ईरान का बढ़ता हुआ असर। 2003 में इराक जंग के बाद ईरान का असर और सूख पूरे खित्ते में बढ़ने लगा। ईरान इराक में, शाम में, लबनान में, यमन में अपने इत्तेहादी ग्रुपों के जरिए ताकत हासिल कर रहा था। अमेरिका और कई खलीजी ममालिक ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझने लगे। चुनांचे इसराइल ने अरब ममालिक को एक दूसरे के करीब लाना अमेरिकी हिकमत अमली का हिस्सा बन गया। दूसरी बड़ी वजह, चीन। 2020 तक चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत बन चुका था। अमेरिका चाहता था कि मशरिक़ वस्ती में इसकी इत्तेहादी ज़्यादा मजबूत हों ताकि चीन और रूस के बढ़ते हुए असरात का मुकाबला किया जा सके। और तीसरी बड़ी वजह, अमेरिकी इंतखाबात। 2020 में अमेरिका में सदारती इंतखाबात होने वाले थे। डोनाल्ड ट्रंप अपनी खारजा पॉलिसी की कोई बड़ी कामयाबी दिखाना चाहते थे। इब्राहिम अकॉर्ड इनकी इंतखाबी मुहिम का अहम हिस्सा बन गया। अब सवाल बहुत अहम ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल से तल्लुकात कायम क्यों किए? इसके कई असबाब थे। जदीद टेक्नोलॉजी, इसराइल दुनिया के जदीद 3 ममालिक में शुमार होता है, मसलन साइबर सिक्योरिटी, मसनूई ज़हानत, AI, ज़रिए टेक्नोलॉजी, पानी बचाने की टेक्नोलॉजी और दिफाई निज़ाम। इन शोबों में इसराइल के साथ तावन चाहता था UAE और दिफाई मफादात। अमारात ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से भी फिक्रमंद था। इसराइल खित्ते की ताकतवर फौजी क़यादत है, इसलिए दोनों ममालिक के मफादात एक दूसरे से मिलते थे। इस मायदे से इसराइल को क्या फ़ायदा हासिल हुआ? नाज़रीन, इसराइल को सबसे बड़ा फ़ायदा सफारती तनाई के खात्मे की सूरत में मिला। 1948 से कई अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम नहीं करते थे। अब पहली मरतबा खलीज के अहम ममालिक ने न सिर्फ इसराइल को तस्लीम किया बल्कि सफारत खाने कायम किए। बराह रास्त परवाज़ें शुरू हुईं, तजारत का आगाज़ हुआ, सियाहत में इजाफा हुआ, दिफाई तावन शुरू हुआ और इसके साथ साथ तिजारत में कितनी तरक्की हुई। आदाद व शुमार इस तब्दीली की शिद्दत को वाज़े करते हैं। 2020 में इसराइल और UAE के दरमियान तिजारत तकरीबन 0 थी। सिर्फ चंद बरसों में 2 तरफ़ा तिजारत अरबों अमरीकी डॉलर तक पहुँच गई। दोनों ममालिक ने आज़ाद तजारती मायदा भी किया जिससे बेशतर अशिया पर कस्टम ड्यूटी कम या ख़त्म की गई। सियाहत में भी नुमाया इजाफा हुआ और हज़ारों इसराइली शहरी दुबई और अबू धाबी जाने लगे,
جبکہ اماراتی سرمایہ کاروں نے اسرائیل میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری شروع کی۔ ابراہیم اکارڈ صرف ایک معاہدہ نہیں تھا، بلکہ اس نے مشرق وسطیٰ کے کئی دہائیوں پرانی سفارتی صف بندی کو بدل کر رکھ دیا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس معاہدے میں فلسطین کو نظر انداز کیا گیا؟ عرب عوام نے اس پر کیا رد عمل دیا؟ سعودی عرب نے اب تک مکمل طور پر اس میں شمولیت کیوں اختیار نہیں کی؟ اور کیا غزہ جنگ کے بعد یہ معاہدہ کمزور پڑ گیا؟ ابراہیم اکارڈ پر دستخط ہوتے ہی دنیا بھر میں دو مختلف آراء سامنے آئیں۔ ایک رائے یہ تھی کہ یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ میں امن، تجارت اور ترقی کی نئی بنیاد رکھے گا، جبکہ دوسری رائے یہ تھی کہ اس معاہدے نے فلسطینی عوام کو تنہا کر دیا، کیونکہ پہلی مرتبہ کئی عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے، حالانکہ فلسطین کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا تھا۔ تو آخر حقیقت کیا ہے؟ آئیے حقائق، اعداد و شمار اور تاریخی پس منظر کے ساتھ اس معاملے کو سمجھتے ہیں۔ فلسطین نے اس معاہدے کی مخالفت کیوں کی؟ فلسطینی قیادت کا موقف تھا کہ 2002 میں عرب لیگ نے ایک مشترکہ پالیسی اختیار کی تھی جسے عرب پیس انیشیٹو کہا جاتا ہے۔ اس پالیسی کے مطابق اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں قبضہ کیے گئے علاقوں سے دستبردار ہونا تھا۔ ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہوگی جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہوگا۔ اس کے بعد عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے، لیکن ابراہیم اکارڈ میں یہ ترتیب بدل گئی۔ پہلے تعلقات قائم کر لیے گئے، جبکہ فلسطین کا بنیادی مسئلہ جوں کا توں رہا۔ اسی وجہ سے فلسطینی صدر محمود عباس نے معاہدے کو فلسطینی حقوق کے ساتھ غداری قرار دیا، جبکہ حماس نے اسے اسرائیل کو فائدہ پہنچانے والا اقدام کہا۔ ناظرین، یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ تمام عرب ممالک اس معاہدے کے حامی تھے۔ حمایت کرنے والے ممالک میں متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش، بعد میں سوڈان نے بھی اصولی رضامندی ظاہر کی۔ مخالفت یا تحفظات رکھنے والے ممالک میں الجزائر، عراق، شام، لبنان، کویت اور کئی ممالک نے واضح کیا کہ فلسطینی ریاست کے قیام سے پہلے اسرائیل کو مکمل طور پر تسلیم کرنا مناسب نہیں۔ اسرائیل کو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا؟ اس معاہدے سے اسرائیل کو کئی شعبوں میں غیر معمولی فائدہ ملا۔ نمبر 1، سفارتی کامیابی۔ 1948 میں قیام کے بعد کئی عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اب یہ پہلی مرتبہ خلیجی ریاستوں نے کھلے عام سفارتی تعلقات قائم کیے۔ تجارت میں زبردست اضافہ ہوا۔ اعداد و شمار کے مطابق 2021 میں اسرائیل اور UAE کے درمیان تجارت تقریباً 1.2 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ گئی، اور 2022 میں یہ بڑھ کر 2.5 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ 2023 میں مختلف اندازوں کے مطابق یہ 3 ارب ڈالر کے قریب رہی، اگرچہ غزہ جنگ کے باعث کچھ شعبوں میں سست روی آئی۔ چند برسوں میں مشترکہ درجنوں کاروباری معاہدے کیے گئے۔ سیاحت میں انقلاب کے معاہدے کے بعد تل ابیب سے دبئی کے لیے براہ راست پروازیں شروع ہوئیں۔ صرف پہلے 2 برسوں میں لاکھوں اسرائیلی سیاح UAE گئے۔ ہوٹل، فضائی سفر، ریئل اسٹیٹ اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں نمایاں سرگرمیاں دیکھی گئیں۔ اسرائیل دنیا کی جدید دفاعی ٹیکنالوجی رکھنے والے ممالک میں شامل ہے۔ رپورٹس کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے شعبے شامل تھے: ڈرون ٹیکنالوجی، سائبر سیکیورٹی، فضائی دفاع، انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ، مصنوعی ذہانت۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ کو اس معاہدے سے کیا فائدہ ہوا؟ امریکہ نے اس معاہدے سے کئی سفارتی مقاصد حاصل کیے۔ امریکہ کی نظر میں ایران کا بڑھتا ہوا اثر پورے خطے کے لیے چیلنج تھا، اس لیے اسرائیل نے UAE اور بحرین کے درمیان قریبی تعاون ایک مشترکہ دفاعی حکمت عملی کا حصہ بھی سمجھا گیا۔ امریکی اسلحے کی فروخت۔ معاہدے کے بعد امریکہ نے متحدہ عرب امارات کو جدید دفاعی ساز و سامان فروخت کرنے کی منظوری دی۔ تقریباً 23 ارب امریکی ڈالر دفاعی معاہدے، اسٹیلتھ لڑاکا طیارے، F-35، جدید مسلح ڈرون، دیگر جدید دفاعی نظام۔ تو ناظرین، اب مزید ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب نے ابھی تک مکمل شمولیت اختیار کیوں نہیں کی؟ یہ سب سے زیادہ پوچھے جانے والا اور اہم سوال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب نے اب تک اسرائیل کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا۔ اگرچہ دونوں ممالک کے درمیان بعض غیر رسمی رابطوں کی خبریں آتی رہی ہیں۔ امریکہ نے کئی بار سعودی عرب کو ابراہیم اکارڈ میں شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن سعودی عرب کا موقف رہا ہے کہ فلسطینی ریاست کے مسئلے میں واضح پیش رفت کے بغیر مکمل سفارتی تعلقات قائم کرنا مشکل ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا۔ اس کے بعد غزہ میں جنگ شروع ہوئی، جس میں ہزاروں فلسطینی اور اسرائیلی شہری جان سے گئے اور بڑے پیمانے پر انسانی بحران پیدا ہوا۔ اس جنگ نے ابراہیم اکارڈ کے مستقبل پر بھی اثر ڈالا۔ کئی عرب ممالک میں عوامی سطح پر فلسطین کے حق میں بڑے مظاہرے ہوئے۔ اسرائیل بعض عرب ممالک کے تعلقات میں سیاسی تناؤ پیدا ہوا۔ سعودی عرب اسرائیل کے درمیان ممکنہ تعلقات معمول پر لانے کے مذاکرات بھی سست پڑ گئے۔ کیا ابراہیم اکارڈ ناکام ہو گیا؟ اس سوال کا جواب اتنا سادہ نہیں۔ اگر معاشی اور سفارتی پہلو دیکھیں تو تجارت بڑھی، سیاحت میں اضافہ ہوا، سرمایہ کاری بڑھی،
टेक्नोलॉजी और दिफाई तावन मजबूत हुआ। लेकिन अगर अमन फ़लस्तीन के मसले को मयार बनाया जाए तो फ़लस्तीन तनाज़ा आज भी हल तलब है। गजा जंग ने साबित किया कि बुनियादी सियासी तनाज़ात अभी ख़त्म नहीं हुए, इसलिए बहुत से तज्ज़ियाकार इसे एक अहम सफारती कामयाबी तो मानते हैं, मगर खित्ते में पायदार अमन की ज़मानत नहीं। इब्राहिम अकॉर्ड ने मशरक़ वस्ता की सियासत का नक्शा ज़रूर बदला, लेकिन इसके साथ कई नए सवालात ने भी जन्म लिए। क्या मुस्तकबिल में सऊदी अरब भी इस मायदे का हिस्सा बनेगा? ईरान इस मायदे को अपने लिए ख़तरा क्यों समझता है? चीन और रूस इस बदलती हुई सूरत-ए-हाल को किस नज़र से देखते हैं? और अगर मज़ीद अरब ममालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करते हैं तो इसके खित्ते पर क्या असरात मुरतब हों? लेकिन अब भी सबसे अहम सवालात बाकी हैं। क्या ये मायदा आने वाले बरसों में पूरे मशरक़ वस्ता को बदल देगा? क्या सऊदी अरब भी एक दिन इसराइल को तस्लीम कर लेगा? अगर मज़ीद मुस्लिम ममालिक इसराइल से ताल्लुकात कायम करते हैं तो इसके खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे? आइए हक़ाइक़ और अदाद व शुमार की रोशनी में इन सवालात के जवाब तलाश करते हैं। अगर इब्राहिम अकॉर्ड में किसी एक मुल्क की शमूलियत पूरे खित्ते का तवाज़न बदल सकती है तो वह सऊदी अरब है। इसकी चंद बड़ी वजूहात ये हैं। इस्लाम के दो मुक़द्दस तरीन मकामात मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब में वाक़ हैं। सऊदी अरब मशरक़ वस्ता की बड़ी मईशत है। इसकी मईशत का हजम तकरीबन 1 खरब अमरीकी डॉलर है। रोज़ाना 90 लाख से 1 करोड़ बैरल के दरमियान खाम तेल पैदा करने की सलाहियत रखता है, जिससे वो दुनिया के बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है। इसीलिए अमेरिका कई बरसों से चाहता है कि सऊदी अरब भी इसराइल के साथ बाज़ाब्ता ताल्लुकात कायम करे। ताहम गजा जंग के बाद सऊदी अरब ने आज वाज़े किया है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की तरफ हकीकी पेशरफ्त के बगैर मुकम्मल सफारती ताल्लुकात मुमकिन नहीं। ईरान इस मायदे को ख़तरा क्यों समझता है? ईरान की नज़र में इब्राहिम अकॉर्ड सिर्फ एक मायदा नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजिक और दिफाई इत्तेहाद है। ईरान को खदशा है इसराइल के इसके करीब मौजूद अरब ममालिक इंटेलिजेंस तावन बढ़ा सकते हैं। खलीज में मुश्तरका दिफाई निज़ाम मजबूत हो सकता है। ईरान के इलाकाई असर और रसूख को महदूद करने की कोशिश की जा सकती है। इसी वजह से ईरान ने इब्तदा में इस मायदे की सख्त मुखालफत की। चीन और रूस की हिकमत अमली क्या है? दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के बरक्स चीन ने मशरक़ वस्ता में एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया है। 2023 में चीन ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात बहाल कराए, जिसे आलमी सफारतकारी में एक बड़ी कामयाबी करार दिया गया। रूस भी खित्ते में अपने ताल्लुकात को मुतवाज़न रखने की कोशिश करता है। इसराइल ईरान और मुतअद्दिद अरब ममालिक से मुख्तलिफ सतहों पर रवाबित रखता है। यूरोप मशरक़ वस्ता अब सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि एक आलमी ताकतों के मुकाबले का भी एक अहम मरकज़ बन चुका है। पाकिस्तान ने अब तक इसराइल को तस्लीम क्यों नहीं किया? पाकिस्तान का सरकारी मौक़िफ़ कई दहाइयों से तकरीबन एक जैसा है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हमायत करता है। पाकिस्तान ने 1967 की सरहदों के मुताबिक एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हामी है, जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी यरूशलेम हो। इस मौक़िफ़ की बुनियाद पर पाकिस्तान ने अब तक इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए। ये मौक़िफ़ मुख्तलिफ़ अदवार में हुकूमतों ने भी अमूमी तौर पर बरकरार रखा। तो क्या मज़ीद अरब ममालिक इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल हो सकते हैं? तज्ज़ियाकारों की राय मुख्तलिफ है। मुमकिन तौर पर जिन ममालिक के बारे में कभी कभार क्यास आराइयाँ होती रही हैं, इनमें सऊदी अरब, अमान, कतर का नाम लिया जाता है, लेकिन इस बारे में कोई हतमी फ़ैसला या सरकारी ऐलान मौजूद नहीं। गजा की जंग के बाद इस अमल की रफ्तार पहले के मुकाबले में वाज़ेह तौर पर सुस्त हुई। क्या इब्राहिम अकॉर्ड कामयाब रहा? इस सवाल का जवाब इस बात पर मुनहसर है कि कामयाबी का मेयार क्या रखा जाए। माशी एतबार से अगर देखा जाए तो इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तजारत चंद बरसों में अरबों डॉलर तक पहुँच गई। सेहत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और कारोबारी शराकतदारी में नुमाया इजाफा हुआ। मुतअद्दिद मुश्तरका मनसूबे शुरू हुए। सफारती एतबार से अगर देखा जाए तो इसराइल की अरब दुनिया में सफारती कबूलियत बढ़ी। अमेरिका ने अपने कई इत्तेहादियों को एक दूसरे के करीब लाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन अमन के एतबार से अगर देखा जाए तो ये तस्वीर इतनी सादा नहीं। गजा में जंग, फ़लस्तीनी रियासत का गैर हलशुदा मसला और खित्ते में जारी कशीदगी इस बात की याद दहानी कराती है कि सिर्फ सफारती मायदे देर पा अमन की ज़मानत नहीं बन सकते। एक अहम हकीकत यह है कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में मुस्तकिल दोस्त और मुस्तकिल दुश्मन कम ही होते हैं। अगर मालिक अपने कौमी मफादात, सलामती, मईशत और इलाकाई तरजीहात की बुनियाद पर फैसले करते, इब्राहिम अकॉर्ड भी बहुत से मुफस्सिरीन के नज़दीक इस हकीकत की एक मिसाल है, जहाँ मुख्तलिफ ममालिक ने अपने मफादात के मुताबिक फ़ैसले किए। इब्राहिम अकॉर्ड को कुछ लोग अमन की जानिब एक तारीख़ी कदम करार देते हैं, जबकि दूसरे इसे फ़लस्तीनी मसले के पसे पुश डालने की सफारती हिकमत अमली समझते हैं। हकीकत शायद इन दोनों के दरमियान कहीं मौजूद है।
یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک اہم موڑ ضرور ثابت ہوا، لیکن اس نے ابھی بھی واضح کر دیا کہ جب تک فلسطین، اسرائیل سلامتی سرحدوں اور باہمی اعتماد جیسے بنیادی مسائل کا قابل قبول حل نہیں نکلتا، خطے میں مکمل پائیدار امن کا حصول آسان نہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں کہ آپ کی نظر میں ابراہیم اکارڈ واقعی امن معاہدہ ہے یا صرف عالمی سیاست اور قومی مفادات کا ایک نیا باب۔